दोस्तों ये तो हमें पता है कि ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एक तरह के म्यूचुअल फंड्स जैसे काम करते हैं, जिनमें हम अपने ब्रोकर के डीमैट अकाउंट के थ्रू एक्सचेंज द्वारा यानी कि NSE या BSE द्वारा बाई या सेलिंग कर सकते हैं एक नॉर्मल स्टॉक की तरह। लेकिन ऐसी बहुत सारी हिडन बातें हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता है। तो इस वीडियो में हम जो हमारे ट्रिवियल म्यूचुअल फंड्स हैं और ETFs के बीच में इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाए। तो इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और मार्केट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा है। अब निफ्टी 50 का चार्ट है यानी कि जो भारत के टॉप 50 कंपनियां हैं उनका एक कंसोलिडेटेड चार्ट है, राइट। अब अगर मैं आपको कहूं कि ये निफ्टी 50 का ना होके एक ETF है और ये ETF का नाम है N50E। अब यहाँ पे जो N50E है, N50E एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हो जाएगा जो कि एक सर्टेन इंडेक्स को फॉलो करेगा। यहाँ पे मेरे केस में ये निफ्टी 50 का इंडेक्स होगा। अब आप ध्यान देंगे तो जो N50E रहेगा ये उसी तरह के चार्ट मूवमेंट दिखाएगा जैसा कि मेरा निफ्टी 50 दिखा रहा है। शॉर्टकट में आई थिंक यहां तक आपने समझ लिया कि मेरा जो ETF होता है वो होता क्या है। आगे हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे जब हम विजिट करेंगे इसके डिटेल्स में, ठीक है। यहां पे आपके सामने कुछ म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स दिख रहे हैं। अब यहाँ पे हम इंडोर्स नहीं कर रहे हैं इनको, आपको एग्जांपल्स दिखाने पड़ते हैं सिखाने के लिए। तो बेसिकली आप ध्यान दीजिए, तो ये सर्टेन जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, राइट, इनमें आप देखेंगे तो कहीं पे आपको मोतीलाल ओसवाल दिख रहा है, कहीं पे आपको SBI दिख रहा है, कहीं पे आपको पराग पारेख दिख रहा है, कहीं पे आपको क्वांट दिख रहा है, कहीं पे आपको आदित्य बिरला दिख रहा है। तो यहाँ पे ये जो मोतीलाल ओसवाल हैं या SBI है, पराग पारेख है, क्वांट है, ये सब एक फंड हाउस है या इनको हम एक AMC भी बोल सकते हैं यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो बेसिकली ये फंड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स मैनेज करते हैं और ये सर्टेन स्कीम्स में आपके द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं जिन तरह की स्कीम्स होती है। यानी कि जो सर्टेन म्यूचुअल फंड स्कीम होती है उस स्कीम की जो कैटेगरी होती है उस कैटेगरी को फॉलो करते हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं। मान लीजिए कोई डेट कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है तो ऐसे में जो AMC होगी वो क्या करेगी, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करेगी आपके पैसे का। मान लीजिए कोई कमोडिटीज बेस्ड कैटेगरी होगी तो ऐसे में गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट होगा। हाइब्रिड कैटेगरीज में क्या होगा, कुछ एलोकेशन होगी डेट में, कुछ एलोकेशन होगी इक्विटी में। यहाँ पे सर्टेन जो इक्विटी रिलेटेड फंड्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स, ये इन्वेस्टमेंट करते हैं आपका पैसा स्टॉक मार्केट में। अब स्टॉक मार्केट में हमारे पास ऑप्शन क्या रहता है, या तो हम डायरेक्ट स्टॉक्स जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया या रिलायंस इंडस्ट्रीज वगैरह हो गया, इनमें डायरेक्ट अपने ब्रोकर के थ्रू डीमैट अकाउंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। या हम क्या करते हैं कि जो हमारा म्यूचुअल फंड स्कीम होता है, सर्टेन इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड स्कीम्स होते हैं, उन म्यूचुअल फंड स्कीम्स को हम अपना पैसा देते हैं। वहाँ के जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो फंड मैनेजर्स हमारा इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी कि हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास डीमैट अकाउंट नहीं होना चाहिए। यानी कि डीमैट अकाउंट नहीं है तो भी हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर ETF में इन्वेस्टमेंट करना है हमें, तो ETF में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होने चाहिए। ऐसे में कई सारे सवाल आते हैं कि कौन से ब्रोकर के साथ जाए। देखिए कई सारे ब्रोकर हैं और रिसेंटली बहुत सारे ब्रोकर्स ने अपने ब्रोकरेजेस बढ़ा भी दिए। तो ऐसे में हमें ऐसे ब्रोकर के पास जाना चाहिए जहां पे कम ब्रोकरेज हो और साथ ही साथ AMC यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी वहां पे कम हो। कई तरह के डिफरेंट चार्जेस होते हैं जिनके बारे में हमें सावधान रहना चाहिए जब भी हम डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर रहे हो। तो यहाँ पे रिसेंटली मैं कई सारे ब्रोकर्स के ऑप्शंस को देख रहा था और यहाँ पे शून्यबाई फिनवेजिया देखें तो शून्यबाई फिनवेजिया पे आप ध्यान दीजिए तो आपको ब्रोकरेज जो है डिलीवरी पर वो नहीं लग रहा है। अब कई तरह के ब्रोकर्स हैं जो कि इवन डिलीवरी पर भी ब्रोकरेजेस लगाने लग गए हैं बेस्ड ऑन सर्टेन सिचुएशंस। वो ब्रोकरेज चार्ज कर रहे हैं डिलीवरी के थ्रू, डिलीवरी के तहत स्टॉक्स को बाई या सेल करने के लिए भी। अब यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 0 है, AMC आपको लाइफ टाइम के लिए नहीं लगता है। साथ ही साथ अगर हम ध्यान दें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर पर जो कि है ब्रोकरेज चार्जेस ड्यूरिंग इंट्राडे या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस या डिलीवरी। तो यहाँ पे हम केवल इंट्राडे का कंपेयर करेंगे और जो हमारे मेजर ब्रोकर्स हैं जैसे कि जेरोधा हो गया या एंजल वन हो गया या अपस्टॉक्स हो गया,
इनके साथ हम शून्य को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कौन लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ध्यान दीजिए, तो हमने क्या किया, हमारी जो क्वांटिटी है हमने यहाँ पे 400 की लिए, बाइंग प्राइस यहाँ पे 1000 का है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे 1100 का है। तो हम सब में जीरोधा हो या एंजल वन हो या अपस्टॉक्स हो, सब में यही अप्लाई करने वाले और देखने वाले कि कितना ब्रोकरेज लगता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो जीरोधा में ब्रोकरेज फ्लैट 40 रुपए लग गया, क्योंकि यहाँ पर 0.03% या ऐसे कुछ लगता है, बट वो अपर लिमिट जो होती है वो 20 रुपए पर ऑर्डर होती है। तो जब भी हम ट्रेड लेते हैं बाई एंड सेल ऑर्डर, तो उसमें रहते ही राइट, तो 2 ऑर्डर्स हो गए, यहाँ पे फ्लैट 40 रुपए लग गए। अब ये जो चार्जेस आप देख रहे हैं ये एक तरह के स्टैंडर्ड चार्जेस हैं, चाहे आप जीरोधा के साथ जाएं, एंजल वन के साथ जाएं, अपस्टॉक्स के जाएं, अमूमन आपको यही चार्जेस देखने को मिलते हैं। तो एसटीटी हो गया, जीएसटी हो गया, सेबी चार्जेस हो गया, इन सब को मिला के यहाँ पे करीब करीब 195 रुपए 62 पैसे के आसपास टोटल टैक्स एंड चार्जेस लग रहे हैं जीरोधा के प्लेटफॉर्म पर। अब अगर हम जाते हैं यहाँ पे एंजल वन पर, तो एंजल वन पर आप देखिए सेम बाइंग एंड सेलिंग प्राइस, सेम नंबर ऑफ क्वांटिटी, और यहाँ पे चार्जेस देखें तो ब्रोकरेज अगेन यहाँ पे सेम 40 रुपए, एसटीटी सीटीटी यहाँ पे चार्जेस 110 रुपए, ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, यहाँ पे सेबी टर्नओवर फीस है। टोटल चार्जेस यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो टोटल चार्जेस कितना निकल के आ रहा है, टोटल चार्जेस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं करीब करीब 216 रुपए के आसपास। ठीक है, चलिए अब स्टॉक्स का देख लेते हैं। तो अब स्टॉक्स का सेम क्वांटिटी 400, बाइंग प्राइस 1000, सेलिंग प्राइस यहाँ पे 1100। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो ब्रोकरेज यहाँ पे भी आपको 40 रुपए लग रहा है, यहाँ पे भी एसटीटी सीटीटी के चार्जेस वगैरह हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो आपको टोटल चार्जेस एंड टैक्सेस मिला के 204 रुपए के आसपास लग रहा है। अब हम आते हैं शून्य के प्लेटफॉर्म पर और देखते हैं कि यहाँ पे कितने ब्रोकरेजेस लगते हैं, कितने चार्जेस लगते हैं। अगेन सेम बाइंग एंड सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी यहाँ पे 400 का है, और ध्यान दीजिए तो यहाँ पे ब्रोकरेज केवल 10 रुपए का लग रहा है, और बेसिकली यहाँ पे 5 रुपए बाइंग साइड पे, 5 रुपए सेलिंग साइड पे, बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे 10 रुपए ब्रोकरेज लग रहा है। साथ ही साथ एसटीटी, ट्रांजैक्शन चार्जेस, सेबी चार्जेस जो भी है यहाँ पे मिला के 152 रुपीज़ के आसपास कॉस्ट ऑफ ट्रेड निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे सबसे कम कॉस्ट ऑफ ट्रेड निकल के आ रहा है शून्य का। ध्यान दीजिए तो पॉइंट्स टू ब्रेक इवन केवल 0.38 है शून्य में। अगर हम ध्यान दें अब स्टॉक्स में, तो अब स्टॉक्स में यहाँ पे पॉइंट्स टू ब्रेक इवन निकल के आ रहा है। अब स्टॉक्स में पॉइंट्स टू ब्रेक इवन 0.51 है, एंजल वन में देखें तो 0.54 है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें पॉइंट्स टू ब्रेक इवन जीरोधा में तो 0.49 के आसपास है। तो पॉइंट्स टू ब्रेक इवन के मामले में भी यहाँ पे शून्य जो है एक विनिंग सिचुएशन में हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे शून्य को एक एज मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ब्रोकरेजेस। तो अगर हम दिन में इंट्राडे ट्रेड्स ले रहे हैं और एक से ज़्यादा ट्रेड्स ले रहे हैं, अगर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो बेसिकली ऐसे में ब्रोकरेजेस सेव करने के लिए हमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स की जरूरत पड़ती है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो जो ETFs होते हैं, ETF क्या होते हैं हमने ये समझ लिया राइट। ETF का बेसिक डेफिनेशन, सिंपल सा डेफिनेशन, डिटेल में हमें किसी तरह की यहाँ पे डिग्री नहीं लेनी है, किसी तरह का सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं लेना है, हमें ये समझना है कि ETF होता क्या है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, हमारे एक्सचेंजेस क्या होते हैं, जैसे कि NSE और BSE। तो NSE और BSE पे स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं राइट, कंपनियां लिस्टेड होती है। जैसे कि टाटा मोटर्स का स्टॉक है, टाटा मोटर्स का स्टॉक एक सर्टेन एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। एक सर्टेन ETF है जो कि एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। सिंपल, हमें यही समझना है। ये बेसिकली एक स्टॉक की तरह होता है जिसको कि हम बाई एंड सेल करके अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली फायदा क्या होता है, इसका बेनिफिट्स क्या है। तो देखिए, इजी डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि हम अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हैं। हमने एग्जांपल दिया था वीडियो की शुरुआत में, हमने कहा था कि निफ्टी 50 ना मान के हम उसको एक सर्टेन ETF मान लेते हैं। तो वहां पे हमने क्या किया कि निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं पैसिवली, यानी कि हम उस ETF में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो ETF ट्रैक कर रहा है किसको, वो ETF ट्रैक कर रहा है निफ्टी 50 को। तो निफ्टी 50 में जैसे रिटर्न्स मिलेंगे वैसे रिटर्न्स हम उस पर्टिकुलर ETF से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये बेसिकली लो कॉस्ट होता है। देन द ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सर्टेन यूनिट्स बाई करते हैं। मान लीजिए हम वहाँ पे एक SIP कर रहे हैं, तो SIP के जरिए हम सर्टेन यूनिट्स हर महीने एक सर्टेन डेट पर बाई कर रहे होते हैं राइट। अब जब भी SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात आती है म्यूचुअल फंड्स में, ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स में,
तो वहाँ पे हम किसी स्टॉक या किसी इंडेक्स में नहीं बाई कर रहे थे। हालांकि अगर इंडेक्स बेस्ड म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं तो वहाँ पे बेसिकली हमारा पैसा अल्टीमेटली इंडेक्स में ही जाके इन्वेस्टेड होता है। बट ऑल इन ऑल कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि म्यूचुअल फंड्स में जब भी हम बाई करते हैं तो सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स बाई करते हैं, लेकिन जब हम ETFs में बाई करते हैं तो वहाँ पे हम एक सर्टेन स्टॉक की तरह जो ETF होता है उसमें बाई करते हैं। तो बेसिकली जो ETF का प्राइस होता है वो लो होता है, लो कॉस्ट होता है कंपेयर टू द ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। क्यों फ्लेक्सिबिलिटी रहती है? क्योंकि एक्सचेंज पर जब भी ट्रेडिंग आवर्स चल रहे हैं, ट्रेडिंग आवर्स के दौरान हम कभी भी बेस्ड ऑन सर्टेन लिक्विडिटी हम उसको बाई या सेल कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ETF है E1, हम इसको सुबह 9:15 से शाम को 3:30 तक ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें कि हमने मान लीजिए MFS में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो हम इसमें ऑर्डर तो डाल सकते हैं, हम सेल लगा सकते हैं, लेकिन वो बेसिकली उसको ट्रिगर होने में टाइम लगता है और उस म्यूचुअल फंड स्कीम का जो प्राइस है वो एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे कैलकुलेट होके एडजस्ट होता है। तो मान लीजिए अगर कोई इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड स्कीम है, मान लीजिए जो MFS है ये इक्विटी बेस्ड है, तो ऐसे में क्या होता है कि इसका प्राइस एट द एंड ऑफ द डे ही कैलकुलेट होकर रिफ्लेक्ट होगा। पूरे दिन में अगर आप जाएंगे इसको बाई या सेल करने तो आपको कल वाला प्राइस मिलेगा। मान लीजिए कल वाला प्राइस था 25 रुपये पर यूनिट, तो उसी पे इसको ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में जो ETFs हैं, ETFs में आप लाइव मार्केट में प्राइसेस जो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, जो चेंजेस होते रहते हैं उनमें, उस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली ETFs में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसके साथ ही साथ टैक्स एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो ETF में लोअर कैपिटल गेन टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि हम जब ETF को सेल करते हैं तभी हमें वहां पे LTCG या STCG चार्जेस देने होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ ETFs जो है वो डेली बेसिस पे अपनी होल्डिंग्स डिक्लेयर करते हैं। तो कई सारे ETFs ऐसे हैं जो कि अपनी होल्डिंग्स जो है डेली बेसिस पे डिक्लेयर करते हैं, तो ये एक तरह से ट्रांसपेरेंट होते हैं कंपेयर टू द म्यूचुअल फंड्स, जो कि म्यूचुअल फंड्स भी डिक्लेयर करते हैं बेस्ड ऑन सेबी रूल्स, बट म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो अपनी डिक्लेरेशन करते हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ETFs जो है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है कंपेयर टू द म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे ETFs भी कई तरीके के हैं, जैसे कि हमने देखा इंडेक्स बेस्ड ETFs हैं, कई सारे इंडेक्स बेस्ड ETFs हैं। यहाँ पे निफ्टी 50 बेस्ड है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी 250 का जो इंडेक्स है उस पे है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे, चाहे वो निफ्टी 50 हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो, निफ्टी 250 हो, निफ्टी 500 हो, बहुत तरीके के ETFs हैं जो कि अगेन अल्टीमेटली एट द बैकग्राउंड वो सर्टेन एक EMC ही रहती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी रहती है जो कि मैनेज करती है इनको। बट यहाँ पे ये सिंस ETFs हैं इनको ट्रेड किया जा सकता है एक्सचेंज में, बस इतना सा डिफरेंस है, मेन डिफरेंस जो कि हमें समझना है। ठीक है, कुछ ETFs सेक्टर बेस्ड ETFs होते हैं, यहाँ पे कुछ फैक्टर बेस्ड ETFs होते हैं, कुछ ग्लोबल ETFs भी हैं। ग्लोबल ETFs मतलब अब ऐसे ETFs जो कि लिस्टेड हैं हमारे इंडियन एक्सचेंजेस पर, बट ये फॉरेन मार्केट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि हैंगसेंग मार्केट से है, साथ ही साथ यहाँ पे नैस्डैक मार्केट से, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100। तो इनमें इन्वेस्टमेंट अगर हम कर रहे हैं तो एक तरह से पैसिवली हम फॉरेन मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ समझने को मिल रहा होगा, सीखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे जो डेट ETFs हैं ये बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट्स को टारगेट करते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पे गोल्ड बीज है। गोल्ड बीज अगेन किसी तरह का यहाँ पे रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। गोल्ड बीज मान लीजिए कि एक ETF है। अब ये ETF क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया, राइट। अब अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको क्या करना है कि आपको अपने ब्रोकर के पास जाना है, ब्रोकर के पास देखना है, जैसे कि आप स्टॉक को ढूंढते हैं इसी तरह का आपको सर्टेन ETF को ढूंढना है और उसमें बाई या सेल ऑर्डर्स आपको डालने हैं। बेसिकली आप जितने क्वांटिटीज़ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उतने क्वांटिटीज़ इनपुट करने के बाद आपको ऐसे ETFs में बाई या सेल ऑर्डर लगाने हैं। ठीक, अब यहाँ पे आखिर में सवाल आता है कि कौन सा बेटर है मेरे लिए, क्या म्यूचुअल फंड बेटर है, क्या ETF बेटर है। तो इसका एक सीधा सा सवाल का जवाब हो सकता है कि अगर आपको समझ में आता है
कि मार्केट में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक्टिवली मॉनिटर कर सकते हैं मार्केट को, तो ऐसे में ETFs आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। अगर आप मॉनिटर नहीं कर सकते मार्केट को, आप मार्केट को ज़्यादा नहीं समझते, तो ऐसे में आप अपना पैसा डायरेक्टली एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दे सकते हैं, फंड हाउसेस को दे सकते हैं, फंड मैनेजर्स वहाँ पे आपका पैसा मैनेज करते हैं वो सर्टेन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम डिटेल में समझें इनके डिफरेंसेस, तो आप देखिए, अगर आप बिगिनर हैं तो यहाँ पे आपके लिए म्यूचुअल फंड का SIP का ऑप्शन बेटर रहता है, क्योंकि ETFs में जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे आपको एग्रेसिवली मॉनिटर करना होगा, यानी कि मार्केट में आपकी पार्टिसिपेशन जरूरी होती है अगर आप ETF में SIP करने का ऑप्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक्टिव मैनेजमेंट चाहिए म्यूचुअल फंड SIP में। एक्टिव मैनेजमेंट मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, आपकी पार्टिसिपेशन की जरूरत नहीं है, बट एक्टिव मैनेजमेंट होना है एक्टिवली। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड स्कीम्स रहेंगे, म्यूचुअल फंड में SIP रहेगी। ETFs क्या होते हैं, सर्टेन इंडेक्स या सर्टेन स्कीम्स को फॉलो करते हैं, तो ऐसे में यहाँ पे पैसिवली इसमें इन्वेस्टमेंट होता है, वहाँ पे किसी तरह के फंड मैनेजर्स जो एक्टिवली मैनेज नहीं करते हैं। तो ये यहाँ पे मेजर डिफरेंस हो गया म्यूचुअल फंड और ETF में SIP करने का। ठीक है, अगर हमें इंडेक्स बेस्ड रिटर्न्स चाहिए, लो कॉस्ट इंडेक्स बेस्ड रिटर्न्स, तो ऐसे में हमारे पास ऑप्शन रहता है ETF में इन्वेस्टमेंट करने का। अगर हम DIY इन्वेस्टर हैं, यानी कि डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर हैं, हमारे पास डीमैट अकाउंट है, तो ऐसे में हमारे पास ऑप्शन रहता है ETF में इन्वेस्टमेंट करने का। और लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग अगर हमारे पास है, तो ये दोनों ऑप्शंस भी हमारे पास हो सकते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म का अगर हमारा विजन है तो ऐसे में म्यूचुअल फंड्स में भी हम जा सकते हैं, हम इवन ETFs में भी SIP करने का सोच सकते हैं। हालांकि ETFs में जब हम SIP कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास डिसिप्लिन होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें कब बाई करना है उस सर्टेन ETF में। मान लीजिए हमारे पास एक ETF है E1, तो ऐसे में हर एक महीने में सर्टेन डेट पर या बेस्ड ऑन आवर सर्टेन स्ट्रैटेजी की, मान लीजिए कि जैसे कि ITBs कुछ दिन पहले उसमें गिरावट हुई थी बेस्ड ऑन IT स्टॉक्स की गिरावट, तो ऐसे में जब गिरावट हुई है तो गिरावट में इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रैटेजी के साथ हम ETFs को चूज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। ठीक है, तो थिंक यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको कि हमारे लिए कौन सा ऑप्शन बेटर हो सकता है SIP करने के लिए, म्यूचुअल फंड या ETF। अब दोनों में SIP के तरीके डिफरेंट हैं। अब SIP जनरली होता क्या है कि SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, राइट। म्यूचुअल फंड में हम क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड AMC की या तो वेबसाइट पे जाते हैं या सर्टेन जो हमारे मिडिलवेयर होते हैं या ब्रोकर्स होते हैं उनके वेबसाइट से भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम उनको ऑर्डर पंच करते हैं, वहाँ पे हम करते हैं कि हर महीने की एक सर्टेन डेट पर, मान लीजिए 7th ऑफ एवरी मंथ, एक सर्टेन अमाउंट, मान लीजिए हमने कह दिया कि भाई केवल 2000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है हर महीने एक सर्टेन AMC की एक सर्टेन म्यूचुअल फंड स्कीम में। ठीक, तो हम हर महीने 2000 रुपए उनको दे रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए सर्टेन स्कीम्स में। ठीक, अब यहाँ पे मान लीजिए हमें ETF में SIP करनी है, तो ETF में SIP के लिए हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं जहाँ पे हमें सर्टेन ब्रोकर्स SIP क्रिएट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं इवन स्टॉक्स में। तो ऐसे में हम सर्टेन ETF को सेलेक्ट कर सकते हैं और SIP का ऑप्शन अपने ब्रोकर द्वारा जो हमें प्रोवाइड किया गया होता है उसको सेलेक्ट करके सर्टेन अमाउंट को सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने अमाउंट के साथ या सर्टेन नंबर ऑफ स्टॉक्स, क्योंकि यहाँ पर ETF जो है एक तरह का स्टॉक है, राइट, उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स हमें बाई करने हैं उस सर्टेन ETF के, और एक सर्टेन डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस डेट पे वहां पे SIP ट्रिगर होगी। ठीक, ये तो हो गया थोड़ा सा डायरेक्ट वे ऑफ SIP। लेकिन दूसरा वे ऑफ SIP जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, हमने कहा था कि भाई जो हमारा एक सर्टेन ETF था ITBs का, उसमें सर्टेन वीक में गिरावट हो जाती है, तो वहां पे मैनुअल बाइंग के साथ SIP करने का भी हमारे पास ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पे ये सर्टेन एग्जांपल ले लेते हैं, इस एग्जांपल से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, वीकली चार्ट हमने लगाया, वीकली चार्ट ये एक सर्टेन ETF है, इस ETF में हमने वीकली चार्ट लगाया, राइट। अब जिस वीक में ग्रीन कैंडल बन जा रही है उस वीक में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जिस वीक में रेड कैंडल बड़ी सी बन जाती है उस वीक में जो डाउन साइड रहता है वहाँ पे थोड़ी बहुत अमाउंट जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ी बहुत अमाउंट इन्वेस्टमेंट हो गई, यहाँ पे थोड़ी बहुत। अब बेसिकली इससे होता क्या है कि ETF जो है वो लॉन्ग टर्म में
वो हायर हाइज हायर लोज ही पैटर्न बनाता है, जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, राइट। अब कोई निफ्टी 50 को फॉलो कर रहा है तो वो हायर हाइज हायर लोज ही बनाएगा, राइट। तो ऐसे में हायर हाइज हायर लोज जब बन रहे हैं तो यहाँ पे किसी सर्टेन वीक में अगर 3% या उससे ज़्यादा की गिरावट हो रही है तो ऐसे में एवरेज बाइंग प्राइस जो है हमें वो थोड़ा सा उसमें एडजस्टमेंट हो जाता है, जिसके बेसिस पे हम नंबर ऑफ ETFs के यूनिट्स ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर सकते ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आई थिंक यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ETF में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए SIP करने की, और म्यूचुअल फंड्स में SIP करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतने दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।